तो अपन जैसे अगर कोई क्वेश्चन आता था अपने पास, कैसे, जब अपन ने इफ एल्स किया था कि कोई कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं है, तो अपन क्या करते थे, एक एक्स वेरिएबल ले लेते थे कुछ भी, और चेक करते थे कि वो कैरेक्टर बड़ा और बराबर होना चाहिए ए से, फिर एंड ऑपरेटर लगाते थे कि छोटा और बराबर होना चाहिए किससे, जेड से। याद है, ऐसे ही करते थे। फिर इसी में अपन और लगा के एक और कंडीशन देते थे, क्या, कि वो बड़ा और बराबर होना चाहिए किससे, स्मॉल ए से, एंड लेस देन और इक्वल होना चाहिए कि स्मॉल जेड से। ऐसे ही करते थे ना अपन, याद है। तो वो इतनी बड़ी कंडीशन लिखते थे अपन। तो इतनी बड़ी ना लिखते हुए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं जो डायरेक्ट काम करते हैं। जैसे अपन ने कल कैसे स्ट्रिंग में देखा था कि बहुत सारे अपन ने फंक्शंस देखे, लेकिन उसके पहले अपन ने प्रोग्राम बनाए थे। तो वो बड़ा बड़े लॉजिक अपन ने लिखे थे, बट वो लॉजिक का क्या बोलते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन भी मिलता है अपने को ऑलरेडी बना हुआ। तो उसी के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ टेक्स्ट के फंक्शंस होते हैं। बहुत सिंपल से हैं, देखें। तो इसकी लाइब्रेरी कौन सी होती है पहले तो वो बता दूं मैं, टेक्स्ट फंक्शन की। अगर टेक्स्ट फंक्शन आपको यूज़ करना है तो आपको लगानी है लाइब्रेरी हैश इंक्लूड कौन सी, सी टाइप डॉट एच। मतलब सी, मतलब सी फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टर के फंक्शंस के लिए। इतना क्लियर है। फिर इसके बाद क्या करेंगे अपन, मेन में जाएंगे और एक कैरेक्टर ले लेते हैं। क्या ले लूँ, एक्स ले लूँ, चलेगा? क्या होगा, सी मतलब वो कैरेक्टर के फंक्शंस के लिए लाइब्रेरी लगाई बने कि कैरेक्टर के फंक्शन हम यूज़ कर पाए, है ना। अब सुनो, कौन कौन से फंक्शन आएंगे इसके अंदर, मैं बता देता हूँ। पहला आएगा आपका इज़ अल्फ़ा। इज़ अल्फ़ा मतलब ये क्या चेक करेगा कि कोई कैरेक्टर अल्फ़ाबेट है या नहीं है। एक कौन सा होगा, इज़ डिजिट। ये क्या चेक करेगा कि कोई कैरेक्टर डिजिट यूज़र ने एंटर करी है या नहीं करी है, ठीक है। एक होगा कौन सा, इज़ ए एल नम। ए एल नम मतलब ये चेक करेगा कि अल्फ़ा न्यूमेरिक है या नहीं नंबर। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट भी आते हैं और नंबर भी आते हैं, दोनों चीज़ें, ठीक है ना। इसके बाद एक होगा इज़ स्पेस। स्पेस क्या करेगा, केवल स्पेस चेक करेगा, मतलब स्पेस देके अगर यूज़र ने एंटर करा है तो वो उसको भी बताएगा कि आपका एक स्पेस है। ये फंक्शन वो काम करेगा, स्पेस को चेक करेगा, ठीक है। इसके बाद एक होगा कौन सा, इज़ लोअर, कि क्या आपका जो यूज़र ने कैरेक्टर डाला है वो लोअर केस में है, ये चेक करेगा। एक होगा कौन सा, इज़ अपर, मतलब क्या आपका कैरेक्टर अपर केस में, ये चेक करेगा। एक कौन सा होगा, टू लोअर। टू लोअर क्या करता है कि मतलब अगर यूज़र ने किस में लिखा है, अपर केस में कोई कैरेक्टर डाला है, मतलब कैपिटल लेटर में, तो उसको कन्वर्ट करेगा किस में, लोअर में। और ये क्या करेगा, टू अपर, अगर लोअर में लिखा होगा कैरेक्टर तो उसको कन्वर्ट करेगा किस में, अपर केस में। मतलब ये केवल चेक करते हैं कि अपर में है या लोअर में, लेकिन कन्वर्ट कौन करते हैं, टू अपर या, आ रहा समझ में। तो ऐसे अलग अलग है। करें एक एक करके स्टार्ट। तो एक कैरेक्टर लिया, कहाँ शुरू करें, इज़ अल्फ़ा से शुरू करते हैं। तो कोई कैरेक्टर का अल्फ़ाबेट चेक करना हो तो आप क्या करोगे, पहले तो एक कैरेक्टर मांगोगे, क्या बोलोगे, एंटर एनी कैरेक्टर। फिर इसके बाद क्या लगा देंगे अपन, स्कैन एफ परसेंटेज, सी आएगा डी आएगा, सी आएगा ना कैरेक्टर के लिए। तो अपन सी में वैल्यू लेंगे और वैल्यू किस में आएगी, एक्स में। अब हम इफ़ लगाते हैं, याद है वो कंडीशन लिखते थे क्या, कि जो भी आपका कैरेक्टर बड़ा और बराबर होना चाहिए किससे, ए से, एंड छोटा और बड़ा होना चाहिए जेड से, ऐसे लिखते थे पूरा अपन, बहुत बड़ा हो जाता। तो अपने को वो नहीं लिखना, अपने को क्या करना है, इस बार उसकी जगह एक फंक्शन लगा देना इज़ अल्फ़ा, क्योंकि इसका काम वही है, ए से जेड की बीच चेक करना। तो अपन क्या लिख देते हैं, इफ़ के अंदर क्या लगा दिया, इज़ अल्फ़ा लगा दिया, और बस इसके बाद अपन क्या करेंगे, ए को क्यों पास किसको करेंगे, एक्स को। एक्स में है ना वैल्यू, एक्स में जो भी वैल्यू होगी वो अगर अल्फ़ाबेट होगी तो प्रिंट क्या कर देगा आगे कि कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर इज अल्फ़ाबेट। और एल्स नहीं तो नहीं तो क्या प्रिंट करेगा, कैरेक्टर इज नॉट अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर इज नॉट अल्फ़ाबेट। पहले वाला इजी था कि ये वाला इजी, छोटी चीज़ें पहले आसान लगती है, क्या बोलूँ। क्या गलती आ गई, गलती कुछ कहाँ पे, अच्छा यहाँ पे डॉट एच। तो कोई कैरेक्टर डालने बोल रहे हैं, डी अल्फ़ाबेट आ रहा है, कैपिटल में लिखे कुछ एल, सो वो भी अल्फ़ाबेट आ रहा है। अगर कुछ ऐसा लिख दिया लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क सिंबल वगैरह डाल दिया तो नॉट अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, समझ में आ पाया।
ये पहला है। हाँ ऑनलाइन में प्रणय कुछ डाउट है क्या? यहाँ पे रिटर्न 0 लगा दो। सर नहीं, ठीक है, ओके। ये वाला समझ में आ गया। अगला कौन सा है? इस डिजिट, डिजिट चेक करना है कि कोई कैरेक्टर यूजर ने डिजिट तो नहीं डाली है। हम मांग यूजर से कैरेक्टर ने, और हम चेक कर रहे हैं क्या लगा देंगे यहाँ पे, इज डिजिट, कि अगर डिजिट हुआ तो क्या प्रिंट करे, कैरेक्टर इज डिजिट। यूजर ने कैरेक्टर में क्या डाल दिया है, डिजिट। कैरेक्टर में क्यों ले रहे हैं डिजिट को, क्योंकि ये फंक्शन किसके, सारे कैरेक्टर के। तो इनपुट भी किस में लिया जाएगा, कैरेक्टर में लिया जाएगा। तो कैरेक्टर में अपन ने क्या मांगा है, यूजर से कैरेक्टर मांगा है। बट अगर उसने डिजिट डाला हो तो वो डिजिट फंक्शन क्या करेगा, डिजिट चेक करेगा और बोल देगा कि कैरेक्टर आपका क्या है, कैरेक्टर इज डिजिट, और नहीं तो कैरेक्टर इज नॉट डिजिट। इतना क्लियर है? करते हैं चेक। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जैसे एफ, तो क्या बोल रहा है, कैरेक्टर इज नॉट डिजिट, डिजिट नहीं है ना। बट अगर मैं डिजिट डाल दूंगा तो अब क्या बोल रहे हैं, कैरेक्टर इज डिजिट। इतना क्लियर है, समझ में आया? तो वो डिजिट चेक करने के लिए फंक्शन है डिजिट। कहाँ पे? वही तो बोल रहा हूँ कि इनपुट कैरेक्टर में ले रहे हैं अपन, और कैरेक्टर के फंक्शन है तो अप्लाई भी किस पे होंगे, कैरेक्टर पर होंगे। तो इसलिए पूरा कैरेक्टर में लेंगे ना अपन इनपुट। ठीक है, सही है ना? बट ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि डिजिट के लिए तो डिजिट ही लेंगे। हाँ, फिर कौन सा होगा, इस ए एल नम। ये क्या चेक करेगा, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फ़ाबेट आएगा तो भी ट्रू देगा, डिजिट आएगी तो भी क्या देगा, ट्रू देगा। तो दोनों कंडीशंस मैच करेगा। यहाँ पर क्या लगा देंगे अपन इसमें, इज ए एल नम, क्या लगा देंगे, इज ए एल नम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैरेक्टर जो है वो क्या है अपना, कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, और नहीं तो क्या करेंगे, कैरेक्टर इज नॉट अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, सही ऐसे लिखते हैं ना, अल्फा न्यूमेरिक। अगर अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक होगा तो प्रिंट कर देगा। मतलब देखो, अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो भी क्या आएगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक, क्योंकि वो अल्फ़ाबेट नंबर में से दोनों में से कुछ भी होना चाहिए ना। और अगर ये भी होगा तो अल्फ़ा न्यूमेरिक आ गया। लेकिन जब मैं अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दूंगा तब फिर क्या आएगा, वो नॉट अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा। आ रहा समझ में कुछ? क्लियर? हाँ, क्या नाम है, प्रणय, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, अगला फंक्शन अपन देखते हैं अब। नेक्स्ट फंक्शन जिसका नाम है क्या, इज स्पेस, जो स्पेस को चेक करेगा, है ना। तो यूज़र से अपन मांगेंगे तो कैरेक्टर, बट अगर वो स्पेस एंटर करेगा तो क्या बोलेंगे कि क्या, यहाँ पे लगा क्या देंगे अपन, इज स्पेस। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कैरेक्टर इज स्पेस, और नहीं तो कैरेक्टर इज नॉट स्पेस। इतना क्लियर है? तो अगर स्पेस हुआ कैरेक्टर में तो क्या प्रिंट करेगा वो, कैरेक्टर में यूज़र ने क्या एंटर किया है, कोई स्पेस एंटर किया है। और अगर स्पेस नहीं होगा तो वो क्या प्रिंट करवा देगा कि कैरेक्टर में स्पेस नहीं है। इतना क्लियर है? यहाँ पर अपन चेक करते हैं। तो मैंने देखो, अगर कुछ कैरेक्टर लिख के एंटर किया है तो क्या बोल रहा है कि नॉट स्पेस, वहाँ पे स्पेस नहीं है। अब अगर मैं स्पेस दे के एंटर करूँगा, देखना मैंने एक स्पेस दिया फिर एंटर किया, तो अब क्या बोल रहा है कि कैरेक्टर में क्या है, एक स्पेस है, कैरेक्टर पर स्पेस है। क्लियर इतना? तो ये स्पेस को चेक करता है, समझ में आ गया? फिर इसके बाद इज लोअर, इज लोअर क्या करेगा, चेक करेगा कि कैरेक्टर लोअर केस में है या नहीं। तो अपन लगा देंगे क्या, इज लोअर, लगा दिया। इज लोअर क्या करेगा कि लोअर में होगा तो क्या प्रिंट कर देगा कि कैरेक्टर इज लोअर केस, किसमें, कैरेक्टर लोअर केस में, और नहीं तो नॉट लोअर केस। डन? कुछ डाउट है क्या इसमें? क्या लिख दूँ यहाँ पे, जी, जी क्या आ रहा है, लोअर केस में। बट अगर कैपिटल में डाल दूँ तो मैं नॉट लोअर केस। ठीक है ना? याद है ये क्वेश्चन भी करा था, लोअर केस अपर केस के लिए वो एलसीफ लगा के लिखना पड़ता है। इफ़ पहले इफ में स्मॉल एस जेड के बीच हो, फिर एलसीफ लगा के कैपिटल एस जेड के बीच हो, तो स्मॉल वाले में लोअर केस में प्रिंट कराते, नहीं तो अपर केस में प्रिंट कराते हैं। याद है ना?
तो ऐसा लगा के करना पड़ता है अपने को। बट इसमें क्या हुआ, एक ही इफ में काम हो गया, उसमें दो दो इफ लगाने पड़ेंगे आपको। इफ फिर एल्स इफ लगा हुआ अलग, याद है? ये देखो अब नेक्स्ट क्या था उसमें, इज अपर भी था ना एक, लोअर के बाद कौन सा था, इज अपर। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इज अपर। और ये क्या करेगा, कैरेक्टर किस में प्रिंट करवाएगा, अपर केस में ये मैसेज प्रिंट करवाएगा, और नहीं तो कैरेक्टर इज नॉट अपर केस ऐसा प्रिंट करवाएगा। ठीक है ना, देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा जे, जे कैपिटल में, तो क्या बोल रहा है, कैरेक्टर इज अपर केस। बस अगर कुछ स्मॉल में लिख देंगे तो वो कैरेक्टर इज नॉट अपर केस हो जाएगा, तो अपर केस में नहीं। ठीक है ना, तो ये ऐसे काम करेंगे। बाकी एक था टू लोअर और एक कौन सा, टू अपर। वो क्या करता है, क्यों प्रथम, अपर लोअर वाला क्या करता है, हाँ stdio.h। इसके बाद कौन सी लाइब्रेरी है, हैश इंक्लूड सी टाइप डॉट एच। फिर इसके बाद मेन, और मेन के बाद एक कैरेक्टर एक्स में ले लेंगे, क्या बोलेंगे, एंटर एनी कैरेक्टर। यूज़र का इनपुट लिया जाएगा किसमें, एड्रेस ऑफ एक्स में। अब क्या करेंगे, इफ नहीं, क्यों, इसमें तो कन्वर्ट करना है। हाँ वही तो लिखा है। हाँ मैं क्या बोल रहा था कि वो इसमें चेक थोड़ी करना है, अपने को तो कन्वर्ट करना है ना, तो इफ एल्स रहेगा ही नहीं कि यूज़र ने जो कैरेक्टर डाला उसको कन्वर्ट कर दो बस, किसमें, अपर या लोअर में। तो क्या करें, एंटर एक काम करवाते, काम करते एंटर एनी कैरेक्टर इन लोअर केस। पहले यूज़र को बोल देते किस में डालो आप, लोअर केस में अपना कैरेक्टर डालो। ठीक है, और उसको अपर में अपन कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, परसेंटेज सी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए, और क्या लिखेंगे, कौन सा फंक्शन से होगा ये, टू अपर। टू अपर लगा दो, करना किसको है, एक्स को, तो वो पास कर दो फंक्शन के अंदर। इतना क्लियर है, तो वो हो जाएगा कन्वर्ट, जो भी यूज़र डालेगा। क्या लिखो बताओ, किसकी नेम है, अच्छा मैं समझा नाम किसके नाम की गलत लिख दिया, फिर भी गलत है। अरे यार सही तो लिखना, ये तो गलत बात है ना। चलो ठीक है, जी कैपिटल में लिखा तो कैपिटल वाला तो कैपिटल में ही आएगा वैसे भी, लेकिन अगर कुछ स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में क्या लिख दूँ मैं, पी लिख दिया, तो पी स्मॉल में लिखा था लेकिन हुआ किस में, कैपिटल, क्यों, कन्वर्ट करना ना वो, ऐसे वो काम करता है कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब सुनो, एक अभी लोअर से अपर में किया, अब अपर से भी लोअर में करके देख लेते हैं। तो किस में मांगते हैं, यूज़र से अपर केस में, तो और कन्वर्ट किस में करवाएंगे अपन, लोअर में। तो ये क्या करेगा, अपर केस में कैरेक्टर आएगा और उसको कन्वर्ट कर देगा वो फंक्शन किस में, लोअर केस में। सिंपल। तो देखो अपर केस में डालना, वाई लिख दिया मैंने कैपिटल में, तो वो किस में जाएगा, स्मॉल में। समझ में आ गया, तो ऐसे। कुछ डाउट इसमें, फंक्शन में क्या नाम है, प्रणय सेन, आ रही कि नहीं आवाज़, नो सर, कुछ आ डाउट? रही नहीं सर। ठीक है, ये तो चलो क्लियर हो गया अपने को। अब इसके बाद, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना माउस ले गया ऊपर ही, हैं? अरे रुक जाओ, अभी देख लो, मैं अभी देखा नहीं मैंने अच्छे से, फिर समझते हैं। नहीं अभी जाओ तो तुम देख लेना, वैसा बोल रहा था, अभी नहीं जाओ ऐसा बोल रहा, घर जाओगे अब तो क्या होगा, लिफ्ट भी लगी, नीचे आ जाना ऊपर से देखो, तो ये तो सारे फंक्शन कंप्लीट हो गए किसके, अपने किसके, टेक्स्ट की लाइब्रेरी के। अब इसके बाद चालू होगा आपका क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर अरे वो मैक्सिमम पढ़ के तुम हाँ देखो, स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं अपन, जैसे वो बोल रहा है वर्ड, हाँ वही वही बनावटी, मतलब बनावट, बनावट है ना, वही। तो वही मतलब इसमें भी बना हुआ नहीं होता है, स्ट्रक्चर अपने को बनाना पड़ता है ना। स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर इज अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, मतलब कि
कि जैसे आपके कौन कौन से डेटा टाइप इसमें पहले से बने हुए होते हैं, बिल्ट इन कौन कौन से, इंट पहले से आता है, फ्लॉट आता है, कैर आता है, और कौन सा आता है, बुल आता है बुलियन के लिए, एक लॉन्ग इंट आता है बड़ी इंटीजर वैल्यू ज़्यादा लो तो, एक डबल आता है DOUBLE, हाँ नहीं स्ट्रिंग वो यूज़र डिफाइंड है ना, स्ट्रिंग यूज़र डिफाइंड है, एरे यूज़र डिफाइंड है, और स्ट्रक्चर भी यूज़र डिफाइंड है, ये तीनों यूज़र डिफाइंड। और अभी इसके बाद जो क्लास पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे, वो भी यूज़र डिफाइंड है। इतने सब यूज़र डिफाइंड। ये कौन से हैं, यहाँ लिख दूँ क्या, ये कौन से हैं, पॉइंटर, बिल्ट इन डेटा टाइप्स, ये कौन से अपने बिल्ट इन डेटा टाइप जो पहले से हैं, ठीक है। बट यूज़र डिफाइंड कौन कौन से हैं, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स में अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। कौन कौन से, एरे, एरे उसमें बना फिक्स थोड़ी रहता, अपने साइज़ के हिसाब से बनाते ना अपन, 5 का चीज, बट इंट का फिक्स है कि अगर इंटीजर में एक वेरिएबल है तो एक ही वैल्यू लेगा, बट एरे का फिक्स नहीं है ना, एरे में तो हम कितनी वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये यूज़र डिफाइंड हुआ, आ रहा समझ में, जो यूज़र के हिसाब से चलता है। स्ट्रिंग का देखो, कैरेक्टर का फिक्स है कि वो एक ही कैरेक्टर लेगा, सही है। अब बोलो कि ए में 5 ले लेगा, वो नहीं लेगा, एक ही कैरेक्टर लेगा। बट अगर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया जाए, 5 चाहिए, 50 चाहिए, जितने भी चाहिए, तो वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट करता है। ऐसे ही स्ट्रिंग आपका क्या है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। और क्या, स्ट्रक्चर अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इसके अलावा क्या, यूनियन अभी इसके आगे पढ़ेंगे, एरे अपन ने पढ़ा, वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्लास अपन पढ़ेंगे आगे चल के, तो ये भी सब इतने क्या हैं, यूज़र डिफाइंड, और ये बिल्ट इन है। आ रहा समझ में। अब देखो, स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया जाता है, पहले तो उसको पॉइंट को समझते हैं ना, कि स्ट्रक्चर है क्या। मैंने ये तो बता दिया है कि एक यूज़र के द्वारा बनाया हुआ क्या है, डेटा टाइप है ना। और इसका काम क्या होता है, इट इज़ अ, एरे का काम क्या होता है, एरे का, हाँ सेम टाइप के डेटा को एक जगह स्टोर करना, कि इंटीजर है तो सारे इंटीजर एक साथ स्टोर कर लो, फ्लॉट है तो सारे फ्लॉट, कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर एक साथ स्टोर कर लो। बट ये भी डेटा कलेक्शन है। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, वो क्या होता है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, और ये होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। आ रहा समझ में। ये डेफिनेशन थी एरे की, कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, और ये क्या है, डिफरेंट टाइप के डेटा कलेक्शन होता है। मतलब कि एरे में आपका फिक्स है कि आप केवल इंटीजर का एरे बनाओगे तो इंटीजर वैल्यू ही डाल पाओगे, सही है कि नहीं। अगर आपने 5 साइज का एरे बनाया है तो आप इसमें क्या लोगे, केवल 5 नंबर ही ले सकते हो, और वो भी इंटीजर वाले, पॉइंट वाले भी नहीं ले सकते। बट स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एक ऐसा क्या बोलते हैं, यूनिट है जिसके अंदर अपन हर तरह की वैल्यू ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, प्लॉट भी ले सकते हैं, कैरेक्टर भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, सब मिक्स। आ रहा समझ में। बट अभी तक हमने ऐसा मिक्स वाला कोई पढ़ा ही नहीं था, सबके लिए सेपरेट सेपरेट ही बनाते थे। अगर बताओ किसी का नाम चाहिए तो मुझे क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, सही है कि नहीं। अगर मुझे किसी की एज चाहिए तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर लेना पड़ेगा। मुझे किसी का वेट चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, प्लॉट डेटा टाइप करना पड़ेगा। अगर मुझे, चलो इतना ही काफ़ी है अभी, तो बताओ अब मुझे यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ें तो लेनी पड़ेगी ना डेफिनेटली। क्या ये काम एक में हो सकता है, नहीं हो सकता। ये काम स्ट्रक्चर कर सकता है एक में। आ रहा समझ में। तो ये स्ट्रक्चर है, क्लियर है इतना, कि वो क्या करेगा, अलग अलग डेटा को एक यूनिट के अंदर स्टोर करेगा, अलग अलग टाइप के डेटा को एक ही यूनिट में स्टोर करता है, ठीक है ना। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब देखो इसको क्रिएट कैसे करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर का मैं आपको क्या बता देता हूँ, स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं, सिंटेक्स इसको, है ना। तो सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर अपना हो गया था ये पहले भवन, नहीं हुआ था आपका हो गया सर, नहीं हुआ था, जब इतनी ध्यान से देख रहा हूँ। क्या सेकेंड नंबर की, सेकेंड नंबर की मिनिमम और मैक्सिमम, सोचो रात भर सोचते रहना आ जाएगा दिमाग में। ठीक है, क्वेश्चन सुनो उसका, करना है अपने को भी।
क्या बोला, फिर से बोलो। एरिया में मिनिमम और मैक्सिमम 1D में 2D में? सेकंड नंबर 1D में 1 हाँ, डायमेंशन 1D सेक मिनिमम। अभी तो मैक्सिमम सेकंड नंबर सेकंड नंबर पे कौन सा मैक्सिमम आ रहा है और सेकंड नंबर पे कौन सा मिनिमम नंबर आ रहा है वो पता करना है। देखो एक एरे बनाए, मान लो 5 साइज का, 1 2 3 4 5 नंबर है उसमें। अब उसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है बताओ, 5 है। पर उसने बोला सेकंड नंबर का मैक्सिमम कौन सा है, वो निकालना है 4, तो वो निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, एरे से करना है आपने। वैसे पूछ ले बैठा था, नहीं बता रहा हूँ। अब वो उनको पता चल जाएगा फिर, समझ गए। करना क्या है, एरे में मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, लास्ट क्या सेकंड नंबर वाला ना। मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है एरिया में, सेकंड मिनिमम सेकंड मैक्सिमम। हाँ वही मतलब दूसरा मिनिमम और मैक्सिमम एरे में, एरे के एलिमेंट्स में, कि दूसरा मैक्सिमम नंबर कौन सा, मिनिमम नंबर कौन सा। ठीक है चलो, एरे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आप खुद भी सोच के कर सकते हो, मतलब पता तो ही अपन ने करी है, बाकी तो ये वो कॉपी करो उसको, फिर क्या करो उसमें फाइंड करो कितनी बार कौन आ रहा है एरे में, किसी को सर्च करवाओ, तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हो उसमें। ठीक है, तो स्ट्रक्चर का सिंटेक्स देखिए। तो पहले देखो, स्ट्रक्चर बनाना है अगर आपको, तो कौन सा कीवर्ड लगाना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। कौन सा, स्ट्रक्ट कीवर्ड ये ऑलरेडी इनबिल्ट इसके अंदर है ना, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इसके जस्ट बाद अपन क्या लिखते हैं, जो भी अपना स्ट्रक्चर होता है उसका क्या लिखते हैं अपन, नेम। स्ट्रक्चर का क्या लिखा जाएगा, नेम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद करली ब्रैकेट्स, फिर स्ट्रक्चर के अंदर जो भी आपको डेटा लेना है वो यहाँ पे लिख देंगे। आ रहा समझ में। अब डेटा में क्या क्या होगा, देखो जिस टाइप का डेटा लेना है, मतलब इंटीजर चाहिए, फ्लॉट चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो किसके अंदर है, स्ट्रक्चर के अंदर लिख देंगे। क्योंकि स्ट्रक्चर क्या करेगा, सब तरह के डेटा को वो एक ही में स्टोर करेगा। तो उसको आपको बता, क्योंकि स्ट्रक्चर अब बना तो है नहीं पहले से, सी में आप बना रहे हो ना इसको, तो आपको बताना पड़ेगा स्ट्रक्चर को कि किस किस टाइप का मैं इसमें डेटा डलवाना चाह रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के अंदर, कि इंटीजर चाहिए, डेसिमल चाहिए, एरे चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, क्या चाहिए, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब किस किस टाइप का होगा वो यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, इसलिए इसको यूज़र डिफाइन बोलते हैं, कि यूज़र खुद बनाता है उसको जो उसके हिसाब से चाहिए रहता है। ठीक है, अब इंट फिक्स है ना, कि इंट में तो एक इंटीजर ही जाएगा, वो अपन ने थोड़ी बनाया, बट स्ट्रक्चर में फिक्स नहीं है कि किस टाइप का डेटा जाएगा, वो यूज़र के डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, अब जब स्ट्रक्चर खत्म होगा तो वहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, सेमीकोलन। क्या लगा देंगे, इसमें कुछ डाउट, बना है एक आध स्ट्रक्चर अपन। ठीक है, तो अपन 3 चीज़ें लेते हैं, क्या क्या, एक मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय का, मुझे मान लो सैलरी, उसका नाम और उसकी इसकी, अरे हैं आईडी ले लेते हैं, आईडी मतलब कोड कुछ भी है ना। एम्प्लॉय का कोड लेना है, तो कोड किस में आएगा बताओ, इंटीजर में आएगा ना, एक नंबर होगा ना जैसे 101 लाइक, तो ये क्या है उसका, एक इंटीजर नंबर है। फिर नाम किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। कैरेक्टर एक लेटर का भी नाम हो सकता है क्या? अच्छा, नाम लिख दो अनुज, अनुज नहीं आया वैसे, हाँ अनुज का चलेगा, अनुज भी नहीं है वो, हर्षिता भी नहीं है, एक तो ऑनलाइन है प्रणय, वो एक रिकॉर्डिंग पे है। ठीक है, सब है कहीं ना कहीं, मतलब बाकी व्यस्त है। ठीक है, तो नेम स्ट्रिंग अनुज, इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब एक सैलरी ले लेते हैं, तो सैलरी किस में आएगी बताओ, डेटा टाइप प्लॉट में ले सकते हैं ना, पॉइंट में ही मान सकते हैं ना अपन सैलरी को, 0.00 है ना, अगर कुछ हुआ तो पैसे में भी चलेगी ना वो, तो क्या दिक्कत है, खाते में सीधे क्रेडिट हो जाए क्यों, लेकिन तो उसको अपन प्लॉट में कंसीडर करना है, मतलब मिक्स टाइप का डेटा ले रहे हैं अपन ऐसे। ठीक है ना, कि वो सब तरह का डेटा आ जाए तो उसमें स्टोर हो जाएगा स्ट्रक्चर में। तो उसके लिए अपन क्या लेंगे, सैलरी, जैसे मान लो सैलरी कितनी है, ठीक है चलेगा, ऐसे होगा कुछ। तो इसको अब बताओ कितने वेरिएबल बनाने पड़ेंगे इसके लिए, 3 बनाने पड़ेंगे ना, बताओ कितने, सही 3 की नहीं, प्रणय से पूछा है, प्रणय आवाज़ आ रही है कि नहीं, आ रही है ना सर, कितने वेरिएबल बनेंगे इसमें, आ रही, 3 वेरिएबल बनेगा, 3 बनेंगे, वेरी गुड। ठीक है, एक इंटीजर टाइप का, एक स्ट्रिंग के लिए, एक और एक स्ट्रिंग कौन सा, और एक फ्लोट के लिए, प्लॉट के फ्लोट के लिए। ठीक लिए। है, अब देखो क्या है,
कि अगर ये काम मुझे एक ही वेरिएबल में करना हो तो फिर अपन उसके लिए स्ट्रक्चर बना देंगे, क्योंकि मुझे 3 नहीं बनाना, मैं चाह रहा हूँ एक ही बनाना पड़े मुझे, तो अपन क्या करेंगे उसके लिए स्ट्रक्चर बना देंगे। तो स्ट्रक्चर से करें ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि 3 से बताऊँ पहले फिर स्ट्रक्चर से बताऊँ? डायरेक्ट ही बताऊँ? पायलट हो गया मतलब से क्यों? थीस आर मेन तुम देखो अब करते क्या है अपन, जो आपका मेन रहता है मेन से पहले स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि मेन के अंदर तो जो चीज़ें पहले से वो यूज़ की जाती है ना। जैसे फंक्शन बनाया था तो फंक्शन पहले से बने थे क्या? नहीं, फंक्शन अपन ने बनाए थे, जो पहले से बने हुए फंक्शन है वो क्या लिखते हैं अपन? सीधे यहाँ लिखते हैं ना। लेकिन अब जो एक बात बताओ, ऐड नाम का फंक्शन याद है? जब फंक्शन पढ़ा था अपन ने तो अपन ने खुद बनाया था ऐड नाम का फंक्शन, अपन ने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, चिंता की बता दूंगा मैं, है ना। तो ऐड नाम का फंक्शन अपन ने बनाया था, लेकिन उसको डिफाइन क्या करा था? बाहर करा था, डेफिनेशन लिखी थी, याद है ना। तो जो चीज़ें बनी हुई नहीं होती उसको कहाँ लिखना पड़ता है? मेन से बाहर। क्लियर है ना इतना? वैसे ही स्ट्रक्चर भी इसके अंदर बना हुआ थोड़ी, कहाँ लिखना पड़ेगा अपने को? मेन से बाहर। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, कौन सा कीवर्ड लगा देंगे? स्ट्रक्चर नहीं यार, स्ट्रक्ट कीवर्ड। कौन सा? स्ट्रक्ट कीवर्ड। फिर क्या लिखते हैं अपन इसके बाद? स्ट्रक्चर का नाम। तो मैं एम्प्लॉय नाम रख दूँ, चलेगा अभी? ठीक है। और इस एम्प्लॉय के अंदर मुझे 3 टाइप का डेटा चाहिए ना। पहला तो इंटीजर टाइप का क्या चाहिए मेरे को? इंटीजर में कोड चाहिए, और क्या चाहिए? कैरेक्टर में, हाँ वो भी लिखते हैं ना। नेम कितने 20 साइज़ के होते हैं, 20-30 के होते हैं ना। और प्लॉट में क्या चाहिए अपने को? नेम 30 मतलब 30 कैरेक्टर की स्ट्रिंग बनी हुई, मतलब हम 30 कैरेक्टर डाल सकते हैं। ब्लॉक बनेंगे से 30, और उसमें एरे बनता है ना, एरे है ना। 30 मतलब साइज़ 30 से ज़्यादा नहीं ले सकते, मतलब किसी का नाम आप 30 से बड़ा तो होगा नहीं। क्या बोलूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा बड़ा हो तो फिर बड़ा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई कौन ही बोलेगा इतना बड़ा, मतलब राम श्याम ठीक है जो भी है कि नहीं। चलो, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये बन गया अपना स्ट्रक्चर। जब खत्म होगा वहाँ पे क्या लग जाएगा? सेमी कॉलन, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब वेरिएबल बनाने की बारी आती है। तो वेरिएबल अपने को बनाना है, तो देखो हम अभी तक क्या लिखते थे? इंटीजर लिखते थे वेरिएबल बनाने के लिए, ऐसे लिखते थे इंट है, या फ्लॉट में, या फिर कैर में, ऐसे लिखते थे अपन। प्लॉट में कुछ ले लिया, बी लाइक ऐसा कुछ, ठीक है, या कैर में ऐसा लिखते थे। बट हमारे पास, हमको तो तीनों टाइप का डेटा चाहिए, और तीनों टाइप का डेटा चाहिए तो उसके लिए तो कोई पहले से बना हुआ है नहीं। लेकिन हमने तो बनाया ना अभी, एक स्ट्रक्चर बनाया, तो स्ट्रक्चर में अपन कितनी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? 3। तो उसका नाम क्या है? स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम है ना। तो ये एक डेटा टाइप ही हो गया आपका, क्योंकि यूजर डिफरेंट डेटा टाइप है ना। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्ट्रक्ट STRUCT स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल बनाया ए अपन ने। आ रहा कुछ समझ में? जैसे अपन ऐसे नहीं लिखते नॉर्मली, इंट ए लिखते हैं। तो इंट का मतलब क्या है? एक इस इंट ए का मतलब क्या है कि ए में केवल एक इंटीजर वैल्यू जाएगी। अब मैंने क्या किया कि स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, क्योंकि वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है और ये बिल्ट इन डेटा टाइप है इंट। तो इसका फिक्स रहता है कि इसको बाहर नहीं डिफाइन करना पड़ता ना, क्योंकि उसको पता है सी के कंपाइलर को कि उसको इंटीजर वैल्यू देना है। बट स्ट्रक्ट एम्प्लॉय के बारे में नहीं पता था उसको, तो हमने बाहर बनाया उसको पहले। तो फिर उसमें कितना टाइप का डेटा जा सकता है? 3 टाइप का। आ रहा कुछ समझ में? आया? तो देखो अब ज़रूरत है अपने माउस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? चलो कोई नहीं। एक स्ट्रक्चर देखो, नॉर्मली जब अपन ऐसा लिखते हैं, क्या इंट ए जब लिखते हैं तो इससे क्या होता है? एक इंट ए जैसे लिखते हैं अपन, तो इससे होता क्या है कि ए नाम का क्या बन जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाता है, ऐसा बन जाता है ना ए। और उस ए के अंदर हम कोई भी क्या कर सकते हैं? एक इंटीजर नंबर डाल सकते हैं, पता है ना। तो इस ए में क्या डाल सकते हैं अपन? कोई भी एक नंबर, ये सभी को पता है, ठीक है। बट अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया वो किस टाइप का है? वो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का है ना। इसमें हम किस किस टाइप की वैल्यू डाल पाएंगे? ए में, ये भी ए भी तो क्या है? एक वेरिएबल ही है ना। लेकिन इसका डेटा का टाइप क्या है? स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। जैसे ए का डेटा का टाइप क्या है? इंटीजर है। वैसे इसका डेटा टाइप क्या है? इस ए का स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डेटा टाइप में क्या क्या किस किस टाइप का डेटा डाल सकते हैं अपन? ये 3 टाइप का। तो तीनों टाइप का डेटा इस ए में चले जाएगा। देखो कैसे। तो जो ए है
अब इस स्ट्रक्ट एम्प्लॉय को लिख रहा हूँ मैं ना, ए को, तो कंप्यूटर की मेमोरी में फिर से क्या बनेगा, एक ए बनेगा, बट इस ए का तो फिक्स था, केवल इंटीजर नंबर जाएगा, बट इस ए का क्या है, 3 टाइप का डेटा जा रहा है इसमें, देखो कौन कौन सा, एक तो इंटीजर टाइप का, एक कैरेक्टर का और एक फ्लोट का। तो देखो यहाँ पर कितने वेरिएबल दिख रहे हैं उसके अंदर, 3 दिख रहे हैं ना, तो वो तीनों के तीनों वेरिएबल यहाँ पर होंगे इस ए के अंदर, कौन कौन सा, नेम और एक क्या, नहीं पहले क्या था, कोड, और फिर उसके बाद नेम, और उसके बाद सैलरी। इतना क्लियर है। तो इस ए के अंदर तीनों आ गए ना, एक ही सिंगल यूनिट में। ये भी आ गया, ये भी आ गया, और आ रहा क्या समझ में, ए में कितने हो गए अब, 3 हो गए ना, कैसे हुए समझ में आ रहा कुछ कि नहीं आपको, क्योंकि इस ए में स्ट्रक्ट एम्प्लॉय में अपन 3 टाइप का डेटा ले सकते हैं ना, तो ये तीनों जो हैं, तीनों टाइप का डेटा डाल सकते हैं इस ए में अपन, क्यों, क्योंकि ए जो है वो किस टाइप का है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप का है, समझ गए। नहीं तो अगर फिर वो ये कि अलग अलग बनाने पड़ते हैं अपने को वेरिएबल, इंटीजर के लिए अलग कोड के लिए अलग बनाओ, फिर नेम के लिए अलग बनाओ, फिर सैलरी के लिए अलग बनाओ। तो सोचो एक पर्सन के लिए 3 वेरिएबल बनाने पड़ते हैं, कितने, 3। एक अगर किसी पर्सन का नेम, उसकी सैलरी और उसकी क्या था, उसका कोड अगर स्टोर करना है तो कितने वेरिएबल बनाने पड़ते हैं अपने को, 3। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी कितना बनाया हमने, केवल 1, लेकिन हो उस ए में ही सारा सेव रहा है ना, तो करें वैल्यू डालें आप कोड में, तो कैसे डालेंगे, ये हटाओ, मैसेज नहीं यूज़र को क्या, कि सबसे पहले क्या एंटर करो, एंटर करो एम्प्लॉय की क्या कोड है ना, एंटर एम्प्लॉय कोड, और कोड को स्टोर किस में करेंगे अपन, वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल तो ए नाम से है ना, ए वेरिएबल, ये थोड़ी है, ठीक है ना, वेरिएबल तो है ना मेन में अपना, ए के लेकिन कौन से वाले सेक्शन में, ए के कोड वाले सेक्शन में, यहाँ लिखो ए डॉट कोड, इतना क्लियर है, ठीक है। फिर क्या एंटर करवाएंगे, एंटर करवाएंगे एम्प्लॉय का क्या, कहाँ पे, किस वाले का बोल रहे हो, अरे एस नहीं यार, डी हो, एंटर करवाएंगे एम्प्लॉय का नेम, और नेम को स्टोर कर लेते हैं अपन, स्कैन एफ, स्ट्रिंग के लिए क्या लगता है एस, और वैल्यू किस में रहेगी अपनी, एड्रेस ऑफ ए डॉट नेम में है ना, तो ए के नेम वाले में नेम चलेगा, सर आपने, सर हाँ, सर हाँ बोलिए बोलिए, आपने नेम में कैरेक्टर असाइन कर रखा है, क्या, कैरेक्टर लिख रखा है आपने, जो फंक्शन दिया ना अच्छा, जो नेम के लिए, आपने कैरेक्टर नहीं नहीं ले ऐसे रखा ही है, तो है, कहाँ पर, नेम, जो नेम नेम में आपने कहाँ, जो फंक्शन बनाया स्ट्रक्चर में, कैरेक्टर नेम 30 आपने जो लिख रखा है। अरे ये स्ट्रिंग है ना कैरेक्टर, तो स्ट्रिंग ही तो है, तो स्ट्रिंग के लिए तो ऐसे ही लगेगा ना, स्ट्रिंग को स्टोर करा रहे हैं हाँ अपन तो उसके लिए तो ऐसे ही लगता है ना। हाँ सर। फिर उसके बाद क्या एंटर करवाएंगे, एंटर एम्प्लॉय का क्या, सैलरी, एंटर एम्प्लॉय सैलरी, और फिर इसके बाद अपन स्कैन कर लेंगे इसको, परसेंटेज एफ है ना, प्लॉट में आएगी ना, एड्रेस ऑफ ए के कौन से वाले सेक्शन में, सैलरी वाले में। तो देखो, तो ये ए के कोड में मतलब नाम में कुछ या नाम चले जाएगा, पहले कोड जाएगा, जैसे क्या 101 एक कोड डाल दिया अपन ने, नाम चलेगा अपन किसी का भी ले लो, जैसे यहाँ एक नाम लिख दिया ना, उसकी सैलरी का लिख दी अपन ने 20-30 हज़ार, जो आपको लिखना हो, ठीक है, अपने हिसाब से भर लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करवाना है सबको, तो वही गई किस में, एक ही वेरिएबल में गई है ना, तीनों चीज़ें एक में गई। अब देखो उसको प्रिंट कैसे करेंगे, तो पहले क्या प्रिंट करवा दें, कोड, तो यहाँ लिख देते हैं एम्प्लॉय का कोड इज परसेंटेज डी, और वैल्यू फ्रॉम ए डॉट कोड से, कि ए के ए वेरिएबल का जो कोड सेक्शन है उसमें से दें। फिर उसके बाद क्या प्रिंट करवाएंगे, एम्प्लॉय का नेम इज परसेंटेज एस, स्ट्रिंग है ना क्योंकि उसके अंदर है, और वैल्यू कहाँ से आएगी, ए के नेम सेक्शन से। और फिर उसके बाद क्या बचा, एम्प्लॉय की सैलरी इज परसेंटेज एफ, और वैल्यू फ्रॉम ए डॉट सैलरी, ठीक है। और बस यहीं पे अपन क्या कर देंगे, कुछ है ना, खत्म।
ये देखो, तो क्या पूछ रहा है वो पहले, कोड एक लिख दिया, नाम सैलरी लिख दी अपन ने बहुत सारी, ठीक है, और वो एक ही लाइन में आ गया ठीक है ना, ये नाम आ गया, ये क्या आ गया, एम्प्लॉय का नेम, नाम राम हो गया और सैलरी हो गई। बट नेक्स्ट लाइन में ले आते हैं उसको अपन, तो यहाँ और यहाँ पे क्या लगा दो, दो जगह स्लैश है, और थोड़ा अगर अच्छा दिखाना हो डिज़ाइन डाल देना, क्या जैसे कि एम्प्लॉय डिटेल्स इस, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगेगा, एम्प्लॉय डिटेल्स बस हो गया। तो अब देखते हैं क्या आ रहा, एरर, अच्छा सेमी कॉलन, अभी भी नहीं, अब तो अच्छा, ये बाहर किसने लगा दिया, यहाँ क्या लिख दिया 101, नाम लिख दिया राम, सैलरी लिख दिया अपन ने 90,000, ये देखो, तो एम्प्लॉय डिटेल इज, कोड इसका 101 है, नाम राम है और सैलरी इसकी 90,000 है, ठीक है ना। तो मतलब हुआ क्या कि एक सिंगल वेरिएबल में अपन ने कितनी वैल्यू स्टोर करी, 3 वैल्यू, तो ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कुछ डाउट प्रणय, ऑफलाइन में किसी को पूछ रहे हैं, नो सर। बताओ, कुछ कहानी समझ में आ रहा है इसमें तो बताऊँ मैं फिर से, क्या वो पवन, पवन पुत्र ईंट होता है वैसे अपन ने यहाँ पे ईंट होता है वैसे अपन यहाँ पे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय खुद अपना बनाया हुआ है, ये जैसे वेरिएबल लिया तो अपन थोड़ी वेरिएबल स्ट्रक्ट एम्प्लॉय मतलब अपना खुद का बनाया हुआ है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय एक डेटा टाइप है जो यूजर ने बनाया, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, और उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं अपन। स्ट्रक्ट इनबिल्ट तो वो लगेगा। हाँ वो तो कीवर्ड है, वो तो लगाना ही पड़ता है, इनबिल्ट है, नहीं तो ऐसा हर कोई लिख देंगे तो पहचान नहीं पाएगा वो स्ट्रक्ट लगाना जरूरी इसलिए उसको, ये मतलब एक इंट जैसे ही आ रहा ना समझ में, ये पर यूजर कुछ भी नाम से बना सकता है, आ रहा समझ में। तो इसमें हुआ क्या आपका, अब सोचो दो वेरिएबल, दो लोगों का डेटा लेना है तो क्या लिखना पड़ेगा, बस बी लिखना पड़ेगा, तो बी के लिए अभी देखो, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मली अगर बनाते आप, सोचो एक व्यक्ति के लिए 3 वेरिएबल बनते हैं नॉर्मल प्रोग्राम बिना स्ट्रक्चर के, पहला तो कौन सा, उसका नेम कोड और उसका क्या सैलरी, 3 वेरिएबल तो हो जाते। अब सोचो 10 व्यक्तियों के लिए कितने हो जाते वेरिएबल, 100 व्यक्तियों के लिए कितने हो जाते, लेकिन 100 के लिए अभी काम कितने में होगा स्ट्रक्चर से, अरे 100 में ही होगा ना, एक के लिए एक ही तो बन रहा, अब एक व्यक्ति के लिए एक ही बन रहा ना, नहीं समझ में आ रहा अरे गणित कमजोर है क्या अपना, ये देखो अभी मैंने बोला कि एक के लिए 3 कैसे बनते हैं, वो मैं करके बता दूँ तो अच्छा रहेगा, बताओ। तो एक के लिए 3 ही तो बनाने पड़ेंगे, एक बात बताओ, किसी व्यक्ति की नाम और एज, नाम एज क्या, नाम कोड और वो सैलरी, तीनों चीज़ चाहिए तो तीनों बनाने पड़ेंगे ना अपने को, एक में ले लोगे क्या, कैसे लोगे बताओ, ये हटाना पड़ेगा ना अपने को सब कुछ, ठीक है, दिखाई तो नहीं जरा, तो यहाँ पर जाएंगे, ये 3 तो डिक्लेयर ही करने पड़ेंगे ना अपने को, ये किस एक ही व्यक्ति के लिए ना केवल, अगर आपको दूसरा चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा, कोड 2 लेना पड़ेगा, फिर उसकी नेम 2 लेंगे, फिर उसकी सैलरी 2 लेंगे, एक के लिए कितने हो गए 3, फिर यहाँ पर आप ए डॉट कोड में नहीं जाएगी, ओनली कोड में जाएगा, फिर देखो हर एक अलग अलग वेरिएबल में जाएगा ना डेटा, नेम, और फिर किस में जाएगा, और फिर तीनों को प्रिंट कराएंगे, आ रहा कुछ समझ में। तो ये प्रोग्राम ऐसा बनेगा, तो इसमें कितने वेरिएबल बनाने पड़े आपको 3, लेकिन अभी कितने बनाने पड़े थे 1, ये लो, तो होगा वही काम, कोड 3003, नाम लिख देते उसका हिमांशु, हर्ष कुछ भी लिख दो, और सैलरी उसकी डाल दी अपन ने कितनी, ठीक है, अभी भी काम हो रहा है। बट अगर 2 एम्प्लॉय के लिए करना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो एक में कोड 2 लेना पड़ेगा, सही है कि नहीं, इंटीजर टाइप का, फिर नेम के लिए फिर से बनाना पड़ेगा, आ रहा समझ में, नेम क्या 30 साइज का, लेकिन नेम 2 दे देंगे, और एक क्या लेंगे फिर सैलरी है, एक तो है ही, और एक क्या ले लेंगे फिर सैलरी 2 ले लेंगे, कुछ आ रहा समझ में। अब फिर वापस वही करेंगे कि नाम डालो, नेम पहले कोड डालो, तो कैसे करेंगे उसको, यहाँ पे इसको कॉपी करो, तो अब वैल्यू किस में जाएगी, फिर इसकी भी वैल्यू नेम 1 था 2 था,
2 था ना, और फिर इसके बाद क्या, तीन रो के अलग अलग बनाए। 3 बनाने पड़ेंगे। तो ऐसी मेहनत अभी इसके लिए बचेंगे अपन, वो होगा एरिया ऑफ स्ट्रक्चर। उसके लिए एरिया ऑफ स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखा ना कितना लंबा जा रहा है प्रोग्राम, आ रहा कुछ समझ में? हम्म? क्या प्रिंट कराना पड़ेगा, हाँ ना, वो तो कराना ही पड़ेगा। इसको सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। आई थिंक हो गया। मैं अच्छा 3 कहाँ से आ गया? एरर, सैलरी एड्रेस ऑफ सैलरी 2, वेरिएबल किस नाम से, नेम 2 कोड 2, हाँ यही तो है। पवन कहाँ गलती है, सैलरी वाला सैलरी डॉट वही सैलरी में भी सैलरी मिस्टेक। डॉट फ्लोट में कर दिया। कहाँ पे? फ्लोट में सर, वो फ्लोट में सैलरी डॉट कर रखा है आपने। मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, कौन सी लाइन में, लाइन नंबर बताओ। फ्लोट में आपने जो फंक्शन बनाया ना, फ्लोट में सैलरी, अरे तो लाइन तो उसमें जो बताओ डिक्लेयर कौन करा सी। आपने सैलरी का नाम, अच्छा उधर ऊपर। 191। ओके हाँ ओके। ऊपर ये 191 पे ये। देखो क्या लिख दें, कोड 101, नाम क्या लिख दें, जय। अच्छा कोड वापस से कोड, अच्छा दो दो चीज़ मांगेगा ना वो, पहले एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय का, है ना। फिर नाम राज, किशन, सैलरी एक की, अरे 0 हाँ कोड 2, मैंने वो मैसेज नहीं चेंज किया ना, मैंने मैसेज वो कोई नहीं लिया, वो तो अपने ऊपर है ना। इसको दे दिया 1000, इसको दे दिया कितने, ये लो, ये हो गए दोनों के अलग अलग प्रिंट, हो गया। ये पहले वाले एम्प्लॉय की यहाँ सिलेक्शन नहीं लगाया तो ऐसा आ गया, और उसके नीचे की आ गई। सर ये जो फ्लोट में आपने बताया था डॉट के बाद दो ही वैल्यू प्रिंट करवानी हाँ तो उसमें 0.2 लगा दो, पॉइंट 0.2 बस, समझ में आ रहा कुछ। और बस ये हो गया, और यहाँ पे एक सिलेक्शन लगा दो शुरू में, ठीक है। तो अब नया सिस्टमेटिक लाइन हो जाएगा। अब सोचो ऐसे अगर मान लो हमारे पास 10 एम्प्लॉय हैं और उन 10 लोगों की तीनों चीज़ें स्टोर करनी है, तो कितने वेरिएबल बनेंगे? सबके लिए अलग तीन तीन एक एक के लिए। हाँ एक एक के लिए 3 3 बनाने पड़ेंगे, और उसको स्ट्रक्चर में डाल के कर देंगे तो कितने बन जाएंगे, एक के लिए कि ना 10 के लिए कितने हो जाएंगे, केवल 10 हो जाएंगे कि नहीं? याद आ रहा, समझ में आ रहा कुछ क्या बोल रहा हूँ? अब सुनो एक चीज़ और, कि अगर मैं बोलूँ उन 10 के लिए एक ही बनाना पड़े फिर तो आपने तो क्या लगेगा? स्ट्रक्चर बताया तो उसमें आपने बताया था ए बी सी। नहीं मैं ऐसा बोल रहा, 10 बोले लेंगे, मतलब इसमें ना देखो ए भी दिया था आपने इसका बोल रहे हैं ना, जैसे ये अपना ए लिया है, मतलब यहाँ 10 वेरिएबल ले लें ऐसा, 10 एम्प्लॉय करना है तो 10 ही करने पड़ेंगे ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक में ही 10 कराने हैं, तो क्या करेंगे? अब तो इसी को तो कन्वर्ट कर देंगे एरे में, पढ़ाना अपन ने एरे, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, आ रहा समझ में? उस स्ट्रक्चर, ओके स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करेंगे किसमें, एरे में, वो भी नहीं पढ़ेंगे, सब भूल जाओगे नहीं तो कल पढ़ेंगे, एरे ऑफ स्ट्रक्चर है ना। तो वो उसमें जितने भी एम्प्लॉय, जैसे मान लो पहले इतना छोटा किया उसको और छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करते हैं, जैसे मान लो 2 एम्प्लॉय करना है तो यहाँ बी बनाना पड़ेगा। अब मान लो 100 एम्प्लॉय आ गए तो हम 100 थोड़ी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, बी सी डी एफ कहाँ तक जाएंगे, तो फिर उसको 100 साइड एरे डिक्लेयर कर देंगे। और बार बार ये मैसेज भी आप बोल रहे थे ना, बार बार वैल्यू देनी पड़ रही है ऐसी, ये ऐसे 100 बार थोड़ी लिखेंगे, वो लूप लग जाएगा उसमें, तो वही बार बार रिपीट करता रहेगा उसमें, वो पहले एम्प्लॉय का डालो, दूसरे का डालो, तीसरे का डालो, लूप रिपीट होगा ऐसा। तो वो एरे ऑफ स्ट्रक्चर करना पड़ेगा उसके लिए, क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, जो करना है अपने को। और अच्छा कल तो टेस्ट लेना ना, कल टेस्ट नहीं, हाँ कल टेस्ट, और फिर उसके बाद ये वाला कुछ टाइम रहेगा तो ये वाला चैप्टर भी अपन कंप्लीट कर देंगे, है ना, ठीक है ओके। हाँ वो इफ एल्स वाला पूरा ही चैप्टर है अपना, इफ एल्स, लेडर, इफ नेस्टेड, इफ स्विच केस, बस उतना है ना, बाकी उसके बाद तो लूप चालू हो जाता है। एक मिनट इसको मैं शेयर कर दूँ जरा। हाँ क्वेश्चन में बता रहा आपको कौन कौन से करने, देखो पहले क्वेश्चन देख लो जो करना है आपको।
मिलेंगे कहाँ पे क्वेश्चन आपको? टेलीग्राम में ज्वाइन है सभी? स्ट्रक्चर वाली पीडीएफ ओपन करना है ना, तो कहाँ पे जाओगे? स्ट्रक्चर में, ठीक है। एटलीस्ट शायद तक 4 क्वेश्चंस ठीक है आपके लिए हैं। बताओ, पहला वाला तो मैंने ही करवा दिया है, एक और कम हो गया आपके लिए। क्या है दूसरा? किस स्टूडेंट राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट स्ट्रक्चर टू रिकॉर्ड स्टूडेंट डिटेल। स्टूडेंट की डिटेल रिकॉर्ड करनी है, रोल नंबर, उसका नाम और उसका CGPA। ये भी वही है क्या? पर्सन की डिटेल, नाम, हाइट और उसकी वेट स्टोर करना। और इसमें देखो 5 का दे रखा है, 5 नहीं 6 सब्जेक्ट है। 6 सब्जेक्ट का आपको के लिए स्ट्रक्चर बनाना है। तो एरे अभी तो बिना एरे से करके लाओगे, एरे तो पता नहीं अपने को, तो अभी बिना एरे से एक बार ट्राई करना आप कि 6 ABCD ऐसे बना लेना आप। कितने? 6 बनाना, और 6 को कॉपी पेस्ट ही तो मारना है, बस करना क्या, कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है ना। और अलग अलग स्टोर करवा देना वैल्यूज, है ना। फिर मैं कल उसी को उससे बताऊंगा, किससे? एरे ऑफ स्ट्रक्चर से, है ना। हाँ तो 2 बार ले सकते हैं ना अपन, कोई इशू नहीं। समझ गए कि नहीं? ये वाला आपको ट्राई करने सारे क्वेश्चंस भेज देता हूँ उसको।